Hello students, hope you all are fine. So as I promise you कि I will complete political science and international relation within 80 days. So without wasting any time, let's begin. So आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का स्कॉलर एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल का ये जो टाइम लाइन है 384 टू 322 BCE, जो उनके ये किसके प्लेटो के शिष्य थे. और इनके जो एरिस्टोटल के शिष्य थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट. और ये बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर, वाइटल थिंकर, इम्पोर्टेंट थिंकर माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के. इनके विचार ही ऐसे थे जो पॉलिटिकल साइंस को एक अलग सी इन्होंने शेप दी थी. वो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लियरेंस होते जाएगी. तो जैसे हमें प्लेटो के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो आप देख लेना. जैसे प्लेटो ने एम्फसाइज ट्रांसेंडेंटल आइडियाज़. सो व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, पर चलो मैं फिर बता देता हूँ. यह आ जाता है स्पेस एंड टाइम विच इज़ बियॉन्ड अवर थिंकिंग. कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी सोच से परे होती है, जैसे कि भगवान, निर्वाण, जो सच क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, दैट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल आइडिया, जो प्लेटो ने एम्फसाइज किया हुआ था अपनी किताबों में वगैरह. तो तभी हम प्लेटो को फादर ऑफ फिलॉसफी बोलते हैं. एरिस्टोटल, अब हम एरिस्टोटल हैं, वो जो एरिस्टोटल है उन्होंने कौन सी अप्रोच दी है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल रीजनिंग एंड एनालाइज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जैसे अब ये हम पढ़ना देखते हैं कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ प्रैक्टिकल रीजनिंग, व्हाट इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है पॉलिटिकल साइंस की, मैं आप सबको इनकी ग्रेविटी समझा दूंगा, बेसिक्स टर्मिनोलॉजी समझा दूंगा, जिनसे ये चीज़ें काफ़ी क्लियर कट मतलब आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी. तो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एक टाइप का एम्पेरिकल वर्ड है, जो ये एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस जो एक्सपेरिमेंट कर करके आता है, दिस इज एम्पेरिकल. दिस कम्स फ्रॉम एम्पेरिकल इज इक्वल्स टू एक्सपीरियंस. मतलब ये वर्ड है, जैसे जितने आप एक्सपेरिमेंट करोगे वहाँ से ही मतलब आपको एक क्या होगा, नॉलेज मिलेगा, जो एक रीज़न मिलेगा, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन. तो जो एरिस्टोटल है इन्होंने उन्हीं चीज़ों पे काम किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे काम किया. अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये एक तरह की मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से क्या माना है, ऑर्गेनाइजेशन दैट शेप पॉलिटिकल बिहेवियर, रेगुलेट पावर एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉलिटिकल लाइफ. मतलब कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक तरह की संस्था है जो एक तरह का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है लोगों की ज़िंदगी में. तो ये जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं. फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आ जाती है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जैसे हम ले लेते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और इनफॉर्मल में आ जाती है तुम्हारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को हम ले सकते हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स. तो उन सबको हम आ जाते हैं इनफॉर्मल्स में ले लेते हैं. तो वैसे ही है. और जो इनका काम था ना, जैसे एरिस्टोटल का काम था, ये हमने देखा है पॉलिटिक्स, निकोमैकियन एथिक्स, कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट, वो निकोमैकियन एथिक्स में. पॉलिटिक्स, गवर्नेंस वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने दिया था. पूरा 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और उसके बाद उन्होंने क्रक्स निकाल के पूरा बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है वगैरह. वो हम सब आगे डिस्कस कर लेंगे. तभी तो जैसे इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, हु हैड द फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट. अब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नॉर्मेटिव थ्योरी. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो जाता है कि एवरीवन इज़ इक्वल टू द रूल ऑफ लॉ. तो स्टेट के पास एक पावर है, लिमिटेड पावर रहेगी. सो ये लिमिट लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है. सो आगे हम इनिशिएट करती है जैसे एरिस्टोटल का मेथड एंड फिलॉसफी. अनलाइक प्लेटो आइडलिज्म, उन्होंने एक आइडल स्टेट दी थी जैसे राम राज्य वगैरह, ये प्लेटो ने. बट एरिस्टोटल ने एम्पेरिकल एंड इंडक्टिव, उन्होंने बोला जो दिख रहा है वही सही है. ऐसा सोचने में तो हम कुछ भी सोच लेंगे, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह. ईच एंड एवरीथिंग कम अंडर एक्सपेक्ट. लाइक उन्होंने बोला था एरिस्टोटल ने एम्पेरिकल एंड इंडक्टिव मेथड में, कि जो दिख रहा है, सपोज ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड को हम बोल सकते हैं
ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और जर्नलाइजेशन फैक्ट। एवरी डे जैसे सन विल राइज इन ईस्ट, ठीक है। हम इनको पॉलिटिकल साइंस में कैसे रिलेट कर सकते हैं इंडक्टिव मेथड को। सो इंडक्टिव मेथड को हम पॉलिटिकल साइंस में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन लगा के 158 कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे। तो ये एक इंडक्टिव अप्रोच है, सब रीड किया फिर बताया, और फिर वो इन्होंने ये नहीं बताया कि इंसान को व्हाट ऑट टू बी, एक क्या करना चाहिए, और एक आइडियलिज्म कि एक राम राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ हर एक इक्वल होगी। ये एक आइडियलिज्म है, ये प्लेटो था, वो फिलॉसफी में था कि इंसान को कैसा होना चाहिए, बट इंसान बेसिकली में कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, दिस इज़ गिवन बाय एरिस्टोटल। तो उन्होंने जैसे 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके और उन्होंने अपनी शेप दी उसको। और जैसे इन्होंने बताया हुआ है, हिज फिलॉसफी इज मार्क्ड बाय टीलोलॉजी। टीलोलॉजी का क्या मतलब हो गया? टीलोलॉजी का मतलब हो जाता है जैसे एंड, मतलब कि व्हाट इज एंड, और इन्होंने बोला हुआ है जैसे हमारा पर्पस क्या है, पर्पस, गोल। सो ये इन्होंने बताया हुआ है टीलोलॉजी में। तो टीलोलॉजी में जैसे आ जाता है कि ह्यूमन टीलोस क्या है, ईडोमोनिया, हैप्पीनेस थ्रू वर्चू। तो वैसे ही ये ह्यूमन के जो है हमारे हमारे टीलोस क्या है, जैसे इन्होंने बोला था यूडोमोनिया, which means happiness through virtue. Okay, so human association, because it's enable individual to realize full potential. So then only human will able to realize his full potential, जब वो एक खुशी वाली, मतलब कि हैप्पीनेस, वर्चू, हर एक चीज़ अटेन कर लेंगे। तो जैसे इसमें मैं एक अच्छे से टीलोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए पूरा इन डेप्थ जाना चाहता हूँ। जैसे टीलोलॉजी, जैसे एक सीड है तो उसका एंड क्या है, जैसे ये एक सीड है तो इसका एंड होगा कि जब ये एक ट्री बन जाएगा। वैसे ही ह्यूमन बीइंग का एंड क्या है, जब वो फुल हैप्पीनेस अटेन कर देंगे, तो दैट इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एज द गिवन बाय एरिस्टोटल। तो वैसे ही एरिस्टोटल मेथड एंड फिलॉसफी। फिर थ्योरीज ऑफ स्टेट, उन्होंने थ्योरीज ऑफ स्टेट के बारे में क्या बोला है, एरिस्टोटल ने बोला हुआ है कि जैसे जो मैन है, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जोन पॉलिटिकॉन, ठीक है, जोन पॉलिटिकॉन एंड ह्यूमन बीइंग अचीव सेल्फ एफिशिएंसी एंड वर्चू ओनली बाय अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। उन्होंने बोला मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अगर वो एक कम्युनिटी में रहेगा तभी वो अच्छे से वर्चुअस एथिकल कंडक्ट परफॉर्म कर पाएगा। जोन पॉलिटिकॉन का अब मैं आपको एक अच्छे से मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जोन पॉलिटिकॉन क्या क्या है, ये एक मतलब कि मेथड है ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए एरिस्टोटल ने यूज़ किया था, ठीक है। और जैसे कि वही है कि एंड हमें अचीव करना है थ्रू द मेथड ऑफ टीलोलॉजी। एंड क्या है, यूडोमोनिया, हैप्पीनेस, सो मोरालिटी दैट डिस्कस कॉमन गोल। तो जैसे उन्होंने बताया कि ह्यूमन बीइंग है वो बाकी लिविंग बीइंग से अलग है, कैसे, क्योंकि वो स्पीच, डिस्कशन, मोरालिटी, ये वो इन चीज़ों के साथ साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सिटीजनशिप के बारे में क्या बोला हुआ है, जैसे तो ये एक और थोड़ा मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ये इन्होंने बताया कि लोक और होप्स, द स्टेट ऑफ नेचुरल इंस्टीट्यूशन इवॉल्विंग फ्रॉम फैमिली टू विलेज पॉलिटिक्स, अनलाइक इन्होंने बताया जैसे होप्स एंड लोक्स कॉन्ट्रा टेक्चुलिस्ट, ठीक है। इन्होंने लोक और होप्स के बारे में बताया हुआ है, ये मैं पूरा बता दूंगा। जो लोक का पीरियड था, लोक का जो पीरियड था वो आ गया हमारा 1588 से 1679। बट उस टाइम क्या था, उस टाइम इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी। इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी, तो वो था कि लोग ने बोला कि ये जो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा कि स्टेट को सारी पावर दे दो और स्टेट हमें प्रोटेक्शन दे देगा। बट लोग था जो, ये लोग का कॉन्सेप्ट अलग था, ये हम आगे पढ़ लेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, पर मैं थोड़ा थोड़ा जिस्ट दे देता हूँ। लोग का जो था वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में था। तो उन्होंने बोला था कि
ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ये था, इनका पीरियड था 1688 का। तो उन्होंने बोला था कि हाँ मतलब ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे ये रैशनल है, रीजनेबल है, दे आर कैपेबल ऑफ कॉपरेशन, ये वो वगैरह की ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल। तो बट ये अलग अलग स्टेज की वजह से, टाइम पीरियड की वजह से इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। बोलते हैं ना एवरी थिंकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो इनकी जो टाइम में चल रहा था उनके पर्सपेक्टिव इन्होंने दिए। तो अब सिटीजनशिप के बारे में क्या है, जैसे सिटीजनशिप आ जाता है तुम्हारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आ जाता है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में हमें सिटीजनशिप देखने को मिल जाती है। सिटीजनशिप में बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आर कम्स अंडर सिटीजनशिप। बट एरिस्टोटल ने क्या बोला था सिटीजनशिप के बारे में? एरिस्टोटल ने बोला था कि देखो जो मेंबरशिप है ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी प्लस बंडल्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये अरिस्टोटल ने बोला था कि राइट्स भी दे दो और ये एक मेंबरशिप भी बना दो पॉलिटिकल कम्युनिटी की। और उन्होंने बोला था और सिटीजन्स कौन है? समवन हु डेलिब्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है, पार्टिसिपेट इन डेलिब्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शंस। और ये डेलिब्रेशन और ये जुडिशियल फंक्शंस कौन कौन से हो गए? लॉ मेकिंग वाले फंक्शंस हो गए। डेलिब्रेशन मतलब रीजनिंग द्वारा जितने भी हम प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करती है, इनको टैकल करती है। तो ये अरिस्टोटल ने बताया हुआ था। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट हमने एरिस्टोटल के द्वारा पढ़ी। बट हाँ इसमें एक और प्रॉब्लम है, एरिस्टोटल ने एक्सक्लूड कर दिया था स्लेव्स को, सिटीजनशिप, वुमेन्स को और फॉरेनर्स को। और ये एक उनका एक लिमिटेशन बन गई, क्योंकि ये चीज़ अगर स्लेव्स है वो भी तो पार्ट है। और उन्होंने जैसे वर्क को ज़्यादा बता दिया कि ये स्लेवरी है, ये वुमेन्स है, तो मतलब ये थोड़ी पैट्रियार्कल अप्रोच भी चली गई। और ये स्लेव्स वगैरह है, डोमिनेटिंग अप्रोच भी चली गई। और से ये आ जाता फॉरेनर्स फ्रॉम सिटीजनशिप को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। तो ये एक तरह की देखा जाए कि सेल्फनेस इनके अंदर आ गई थोड़ी, कि बाहर वाले बंदों को हम आगे आने नहीं देंगे। तो ये थोड़ा बहुत इनके अंदर ये एक क्रिटिसिज्म भी है इनका, वो आगे हम क्रिटिसिज्म में पढ़ लेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो इनकी क्लासिफिकेशन की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल ने बताई थी। कि अब हमें तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। और जैसे यहाँ पे एरिस्टोटल का टाइम पीरियड था, ये BC बिफोर कॉमन एरा के स्कॉलर थे। तो इन्होंने गवर्नमेंट को पहले ही मतलब कि अच्छे से पढ़ के बता दिया कि गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो फिर जो आगे आगे कंटेम्प्रेरीज हमने आगे अभी पढ़ रहे हैं उनकी अप्रोच अलग है। और मिडेवल स्कॉलर्स थे जैसे लोग उन्होंने भी गवर्नमेंट को पावर दी थी कि भाई हमें गवर्नमेंट से सिक्योरिटी चाहिए वगैरह। वो अब मतलब कि हर एक टाइम पीरियड में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनका उन्होंने सोल्यूशन देख के वैसे ही अपनी अप्रोच को फ्रेम किया है। तो एरिस्टोटल क्लासीफाई ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट का उन्होंने बहुत ज़्यादा एक एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है हु रूल्स एंड, उन्होंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस किया था, उन्होंने अपनी किताब दी थी जो ये गवर्नमेंट वाली किताब थी, उन्होंने ये पूरा बताया हुआ है अपना पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स एक बुक है एरिस्टोटल की, ठीक है। उन्होंने उसमें बताया कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उन्होंने ये पूरा इसको कैटेगराइज कर दिया, जैसे उन्होंने बोला वन, और उन्होंने बोला फ्यू, और बोला मैनी, ठीक है। फिर उन्होंने उसमें पूरा बता दिया कि वन है, जैसे ये आ जाता है मोनार्ची, दिस कम्स अंडर वन। और एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की, दिस कम अंडर फ्यू। और मैनी में उन्होंने बता दिया जैसे पॉलिटी और डेमोक्रेसी है, दिस कम्स अंडर मैनी। अब मोनार्ची क्या होती है, व्हाट इज़ मोनार्ची? अभी यही क्वेश्चन आएगा कि मोनार्ची क्या है। तो मोनार्ची मतलब किया जाता है आइडल किंग, करेगा एक ही रूल बट वो बहुत अच्छा राजा होगा, एक तरह का आइडल होगा हमारे लिए। तो टैरानी क्या है, वो भी एक ही करेगा बट वो बहुत करप्टेड मोनार्च होगा। टैरानी में भी रूल होगा बट ये एक तरह का करप्टेड किंग होगा, कि जो हमेशा अपने बारे में सोचे, सेल्फिश हो, ठीक है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करे। और फिर ये आ जाता है एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की, ये फ्यू मतलब थोड़े बहुत मेंबर्स होंगे जो रूल करेंगे। बट इसमें भी है कि जैसे वर्चुअस एलाइट, एरिस्टोक्रेसी में आ जाता है वर्चुअस एलाइट, और ओलिगार्की में आता है वेल्दी और प्रिविलेज्ड, जो बहुत अच्छी फैमिली से आ जाती है। जैसे
जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है तो वो रूल करेंगे। जैसे एरिस्टोक्रेसी में इन्होंने बताया कि वर्चुअस इलाइट, वर्चुअस एलाइट रूल करेंगे, ठीक है। और फिर इन्होंने ये बताया हुआ है कि जैसे ओलिगार्की आ जाती है, ओलिगार्की में कौन रूल करेगा? ओलिगार्की में रूल करेगा वेल्थी प्लस प्रिविलेज्ड। और पॉलिटी, पॉलिटी इन्होंने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि मिक्स्ड गवर्नमेंट है। और डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटी को इन्होंने बोल दिया, पॉलिटी जो है वो मिक्स्ड गवर्नमेंट है। और जैसे डेमोक्रेसी इन्होंने बताया, डेमोक्रेसी को इन्होंने बोला कि ये पुअर और मतलब रूल बाय पुअर मेजॉरिटी है। तो इसमें इन्होंने डेमोक्रेसी को भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया है, मतलब रूल बाय पुअर मेजॉरिटी, मतलब इग्नोरेंट पीपल, अनएजुकेटेड पीपल के द्वारा पावर्स मतलब उनको हम राइट्स दे देते हैं और उनके द्वारा इलेक्टेड आ जाती है मेंबर्स, इलेक्ट होके तो ये पावर्स चले जाती है उनके हाथ में। तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ कियोस टाइप सिचुएशन एज सेड बाय एरिस्टोटल। सो बट इन्होंने बोला कि जो पॉलिटी है और मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करते हैं, बैलेंस ही करके रखते हैं ओलिगार्क एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट को, एंड इंश्योरिंग स्टेबिलिटी थ्रू द डोमिनेंस ऑफ द मिडिल क्लास। तो वही है कि एरिस्टोटल ने मतलब ज़्यादा बताया हुआ है कि ये जो बेस्ट है, ये पॉलिटी को इन्होंने बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया हुआ है रादर देन डेमोक्रेसी। तो अब हम आगे चलते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस अब नॉर्मल जस्टिस और फिर हम एरिस्टोटल के हिसाब से जस्टिस पढ़ेंगे। जस्टिस होता है इक्वल ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधेरेंस टू रूल इन सोसाइटी। अब जो ये था एरिस्टोटल था, उन्होंने दो तरह के जस्टिस के बारे में बताया। उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस और कोरेक्टिव जस्टिस। जो डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस में उन्होंने बोला कि जो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड वेल्थ जो है वो मेरिट के बेसिस पे होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन ऑन नीड्स। और फिर उन्होंने बताया कि जो दूसरा जस्टिस आ जाता है इनका कोरेक्टिव जस्टिस। कोरेक्टिव जस्टिस को इन्होंने बताया कि रेक्टिफिकेशन इन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ट्रांजेक्शन। तो जो ये हमारा आ जाता है कोलेक्टिव जस्टिस। कोलेक्टिव जस्टिस में ये है कि जैसे किसी के साथ गलत हो गया, कोलेक्टिव जस्टिस के साथ हो गया, किसी के साथ गलत हो गया तो उसको प्रॉपर राइट मिलेगा। जैसे कि थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, जैसे रॉन्ग, किसी के साथ रॉन्ग हो गया जैसे कि थेफ्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा कोरेक्टिव जस्टिस में। तो यही है एरिस्टोटल के हिसाब से जस्टिस ये दो तरह के हो जाता है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्सेज को हम वेल्थ को बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि जिसके जितने नंबर है उसको उसी के हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए। दिस इज़ जस्टिस एरिस्टोटल के हिसाब से। अब हम स्लेवरी पढ़ते हैं। तो स्लेवरी है, एरिस्टोटल डिफाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एज नेचुरल फिनोमिना। तो एरिस्टोटल ने बोला कि जो स्लेवरी है वो एक तरह का नेचुरल फिनोमिना है। ऑन प्रॉपर्टी एरिस्टोटल सपोर्टेड प्राइवेट ओनरशिप। उन्होंने बोला प्राइवेट ओनरशिप को सपोर्ट किया हुआ है। प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कम्युनिटी। और उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी की सर्विस के लिए यूज़ होनी चाहिए। और स्लेवरी के बारे में एरिस्टोटल ने मतलब ये एक तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी है, काफ़ी क्रिटिक ने इनका क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि स्लेवरी वगैरह पे एरिस्टोटल ने काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखा है। बट हाँ, स्लेवरी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए है, अभी तक चल रही है। अभी स्लेवरी मतलब कि अभी हम देखा जाता है कि स्लेवरी नहीं है बट वर्क को कैटेगराइज कर दी है प्रे ग्रेड स्केल निकाल के, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो वो उस आज का टाइम पे और पहले के टाइम पे मतलब वो अभी भी है, बस अब टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई है। अब ये है कि इनको प्रॉपर दर्जा दिया जाता है। बट इन्होंने स्लेव को सिटीजनशिप से अंदर नहीं रखा था, वुमेंस को नहीं रखा था, तो ये गलत बात थी।
एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो अरिस्टोटल ने अपनी ये किताब है निकोमैथियन एथिक्स में बताया हुआ है। तो एथिक्स क्या हो जाता है? मॉरल बिहेवियर, राइट और रॉन्ग, ठीक है, और गुड और बैड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो वही फिर इसमें एथिक्स की ब्रांच आ जाती है। एथिक्स में ब्रांच आ जाती है जैसे नॉर्मेटिव हो गई, मेटा हो गई, फिर अप्लाइड हो गई, ठीक है। तो वही है निकोमैकियन एथिक्स। एरिस्टोटल आउटलाइन हिज थ्योरी ऑफ द वर्चू एथिक्स लिंकिंग एथिक्स विद पॉलिटिक्स। उन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से लिंक करके बताया कि वर्चू लाइज इन द गोल्डन मीन बिटवीन एक्सट्रीम्स। तो गोल्डन मीन क्या हो जाता है? गोल्डन मीन आ जाता है जैसे इन्होंने बताया था कि कॉवर्डाइज और रास्कलनेस के बीच का जो गोल्डन मीन लिखता है कि एक बहुत कमज़ोर हो जाता है, एक बहुत ईवल, बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान, और एक बहुत ज़्यादा डरपोक का बीच का पार्ट है वो, दैट इज़ गोल्डन मीन। तो वही है कि इन्होंने बोला था कि जैसे ये हो जाता है कावर्डाइज, और एक को हम ले लेंगे रेस्कलेसनेस, ठीक है। इनके बीच का जो होगा इसको बोल देंगे हम गोल्डन मीन। तो उन्होंने बोला कि ये गोल्डन मीन है, दिस इज़ द बेस्ट, नहीं ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं ज़्यादा कम। तो अब हम पढ़ेंगे, इन्होंने आगे पढ़े थे 158 कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको पढ़ के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दी थी, अप्रोच दी थी। जैसे उन्होंने बताया एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव चीज़ें देख के और उनके एक्सपेरिमेंट करके जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे वही है। फिर इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे स्लेवरी पे बताया था, वुमेन फॉरनर्स पे बताया था, नहीं डाला था उन्होंने सिटीजनशिप में। और ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी पे रेडिकल थे, मैंने पहले ही बताया। और टीलोलॉजी और वर्चू तो ठीक है, बट ये थोड़ा अनसाइंटिफिक हो गए यार। मतलब कि इन्होंने एम्फोसाइज़ किया टीलोलॉजी पे, एंड क्या होता है, वर्चू क्या होता है, गुड ह्यूमन करेक्टर क्या होता है, बट थोड़ा अनसाइंटिफिक वे में चले गए। और किसी चीज़ की इन्होंने ज़्यादा वो नहीं की, साइंटिफिक वो नहीं किया, थोड़ा अनसाइंटिफिक है, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया किसी चीज़ को, तो थोड़ा तभी इनको अनसाइंटिफिक बोला जाता है। एरिस्टोटल रिमेन्स रेलिवेंट इन मल्टीपल वेज, ठीक है। तो उन्होंने वही बताया जैसे मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन दिया था मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, मिडिल क्लास स्टेबिलिटी टू एकोज इन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, एक्टिव सिटीजनशिप इन सेंट्रल इन, ये आ जाता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है। और फिर इन्होंने बताया कंपैरेटिव मेथड, ये सारा मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया। फिर वही है कंक्लूड करके कैसे कैसे लिखना है, जैसे जो हमने ऑलरेडी टर्म पढ़ी हुई है एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिलोसफिकल रीजनिंग, ये थोड़ा इसकी और मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया, फिलोसफिकल क्या है और रीजनिंग क्या है। फिलोसफिकल रीजनिंग वाइल प्लेटो थे साउथ टू बी आइडल रिपब्लिक, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, आइडलिज्म पे बहुत ज़्यादा दिया था। एरिस्टोटल थे वो नॉर्मेटिव थे, एम्पेरिकलिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा उस पे ऊपर दीवान दिया था। जो एम्पेरिकल आ जाती है जैसे वैल्यू, जजमेंट एंड व्हाट ऑट टू बी, दैट इज़ नॉर्मेटिव। और एम्पेरिकल आ जाता है फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, जो देख के। जैसे मैं इनकी एग्जांपल नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल की मैं आपको अच्छे से एक बार एग्जांपल और इसके साथ समझा देता हूँ, ये बहुत डाउट क्रिएट करती है। एम्पेरिकल आ जाता है जैसे फैक्ट्स, एम्पेरिकल में आ जाता है जैसे फैक्ट्स हो गए जो दिखते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रही है, जैसे हम देख रहे हैं ट्री ग्रो कर रही है। तो मैं इसकी एक IR की एग्जांपल भी दे दूंगा जिसकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मेटिव आ जाता है जो हमारा जजमेंट्स आ जाती है, वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है, जजमेंट्स, ठीक है। और ये हो जाता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, रेदर देन व्हाट इज़। तो एग्जांपल आ जाती है जैसे इसमें UN, ठीक है, UN शुड, ठीक है, वर्क, इनको काम करना चाहिए, एलिमिनेट, क्या करनी चाहिए, पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी,
तो वही है, एम्पेरिकल में क्या है, जैसे UN हैज़ 133, जो हमें क्या दिख रहा है, UN के पास कितने मेंबर है, 193 मेंबर्स है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है और ये करना चाहिए। तो यही है, इन्होंने अरिस्टोटल ने इन दोनों चीज़ों पे ही काम किया था, बस वैसे ही कंक्लूड करके रख देना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं PSIR की पूरी सीरीज़ निकाल रहा हूँ और अच्छे से देखिए, और कहीं डाउट होता है नोट्स वगैरह कुछ के लिए भी मेरा टेलीग्राम भी वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहाँ से मेरे नोट्स वगैरह के लिए मेरे को कर दिए, सब कुछ फ्री है। जय हिंद।